We are the sounds of the streets. नमस्कार दोस्तों, मैं जीपी गुप्ता गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 2 में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 गणित संचारण उल्लेख करता है। ऑप्शन ए समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, ऑप्शन बी गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता, ऑप्शन सी गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, ऑप्शन डी गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो गणित संचारण क्या उल्लेख करता है? समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, जरूरी नहीं। गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता, ये भी जरूरी नहीं। गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, ये भी जरूरी नहीं। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। अतः ऑप्शन आपका सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन ए गणित की संरचना, बी कक्ष के अनुभव, सी प्रतीकात्मक संकेत, डी लैंगिक भेद। तो गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? गणित की संरचना हो सकता है, कक्ष के अनुभव भी हो सकता है, प्रतीकात्मक संकेत भी हो सकता है, लेकिन लैंगिक भेद नहीं हो सकता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका सही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में होता है? ए विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, बी विद्यार्थियों की गणित में गणना के कौशल तथा गति, सी विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, डी विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। तो वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। तो इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास में होता है? विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता, जरूरी नहीं। विद्यार्थियों की गणित में गणना के कौशल तथा गति, ये सही हो सकता है। विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चारों में से सूटेबल ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों की गणित में गणना के कौशल तथा गति का विकास होता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गणित सार संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन ए महावीराचार्य, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कराचार्य, डी आर्यभट्ट। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। अतः ऑप्शन सही होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह ऑप्शन ए व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, बी विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, सी तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, डी उपर्युक्त सभी। तो गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है, क्यों महत्व है? या व्यवहारिक जीवन उपयोगी है, ये भी सही है। विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, ये भी सही है। तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, ये भी सही है। अतः ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्रेरणा क्रियाकलापों समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी सौंदर्यात्मक पक्ष, सी क्रियात्मक पक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेरणा क्रियाकलापों समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं, सौंदर्यात्मक पक्ष से नहीं, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। अतः आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष, सी क्रियात्मक पक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से भी नहीं होगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? बी भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। ऑप्शन ए व्यापीकरण से, बी विशिष्टीकरण से, सी मूर्त से अमूर्त से, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कैसे विकसित हो? व्यापीकरण से नहीं, विशिष्टीकरण से नहीं, मूर्त से और अमूर्त से, क्योंकि बच्चे पहले मूर्त वस्तुओं को समझते हैं, बाद में धीरे धीरे अमूर्त वस्तुओं को समझते हैं। जिस प्रकार वो गोलाई की अवधारणा को धीरे धीरे विकसित हो जाएगा उनमें। अतः ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी मूर्त से और अमूर्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए हॉगबेन ने, बी डाल्टन ने, सी लॉक ने, डी प्लेटो ने। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा है? ये आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा? ए हॉगबेन ने। अतः यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए हॉगबेन ने कहा है गणित सभ्यता का दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक मूल्य, बी सांस्कृतिक, सी अनुशासन संबंधी, डी उपरोक्त सभी। तो गणित सभ्यता का दर्पण है, यह जो है गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सामाजिक मूल्य से भी संबंधित है, सांस्कृतिक मूल्य से भी संबंधित है, अनुशासन संबंधी भी संबंधित है मूल्य से। अतः यहाँ पर आपका सही हो जाए उपरोक्त सभी। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता के लिए शिक्षक को ऑप्शन ए समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, बी ज्यामिति शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, सी समझ शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, डी अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, जिस्सा पहेली आदि बनाना या हल करना। तो जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। हो सकता है ज्यामिति शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं। समझ शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर आ जाए रटकर वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। अगला है कि अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, जिस्सा पहेली आदि बनाना या हल करना। तो यहाँ पर आपका सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, जिस्सा पहेली आदि बनाना या हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। ऑप्शन ए किसी आकृति के खींचने के पद को, बी ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को, सी कथन के तर्क या औचित्य को, डी द्विस्तंभीय तालिका को जिसमें अभिग्रहित और निगमन है। तो ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना क्या संकेत करता है? किसी आकृति के खींचने के पद को, जरूरी नहीं है। ज्यामिति प्रश्न के वर्णन को, ये भी जरूरी नहीं है। कथन के तर्क या औचित्य को, अतः ये आपका क्या होगा? सही होगा। और द्विस्तंभ तालिका को जिसमें अवग्रहित और निगमन है, ये भी सही नहीं होगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा? सी। ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना किसका संकेत करता है? कथन के तर्क या औचित्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह
ऑप्शन ए उपादान अवस्था में है, बी संक्रियात्मक अवस्था में है, सी परिणात्मक अवस्था में, डी विभाजनात्मक अवस्था में है। तो शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वो कौन सा अवस्था में है? उपादान अवस्था में नहीं, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिणात्मक अवस्था में भी नहीं है और विभाजनात्मक अवस्था में भी नहीं है। अतः ऑप्शन है यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? ऑप्शन ए तार्किक बुद्धि, ऑप्शन बी भाषाई बुद्धि, सी मनोगत्यात्मक बुद्धि, डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, तो उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तार्किक बुद्धि की, भाषाई बुद्धि की भी नहीं होगा, मनोगत्यात्मक बुद्धि भी नहीं होगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए तार्किक बुद्धि। हमेशा गणित कैसा होता है? तार्किक होता है। अतः गणित में जो निपुण है उसमें कौन सी बहुबौद्धिकता की अधिकता होगी? तार्किक बुद्धि की। अतः ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है, बी बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, सी अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है, डी बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है, ये सही है। बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, गलत है। अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है, ये भी गलत होगा। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुज की समरूपता पढ़ी जा सकती है, ये भी गलत होगा। अतः यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा? ए, जो कि सही है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर है। तो दोस्तों कैसा लगा मैथपैडोलॉजी का प्रैक्टिस सेट? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।